Morning students. Today we are going to discuss chapter 1 of your computer book. So let's get started. Classification of computers on the basis of generations and on the basis of size. आज हम ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है जनरेशन के हिसाब से और साइज के हिसाब से. On the basis of generations. On the basis of generations, computer has been divided into fifth types. First generation, second generation, third generation, fourth generation and fifth generation. First generation में क्या किया गया? वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया है. और सेकेंड जनरेशन में क्या किया गया? ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया है. थर्ड जनरेशन में यदि बात करें तो हम आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैज बीन यूज्ड, एंड इन फोर्थ जनरेशन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड. माइक्रोप्रोसेसर वर यूज्ड. वीएलएसआई स्टैंड्स फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. In fifth generation, ultra LSI technology has been used and artificial intelligence has been developed. So students, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं. फर्स्ट जनरेशन आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट जनरेशन में ये जो इमेज है आपका, ये वैक्यूम ट्यूब का इमेज है. इसका यही यूज करके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स को बनाया गया था. और इसकी क्या कैपेसिटी थी? ये कंज्यूम बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करता था और बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था. इट यूज्ड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी, और इसमें मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था और इनपुट के लिए पंच्ड कार्ड्स का यूज किया जाता था. इस तरह से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स बनाए गए थे जो कि साइज में काफी बड़े थे. एक रूम के बराबर थे, किसी बड़े साइज के रूम के बराबर ये हुआ करते थे. एग्जाम्पल्स आर देयर यूनिवैक एंड इनियाक. Second generation of computers. Students, second generation of computers, their transistors has been used. आप देख सकते हैं ये जो इमेज है ये ट्रांजिस्टर की इमेज है. ये ट्रांजिस्टर्स में 3 लेग्स होते हैं. कोई भी किसी भी तरह का ट्रांजिस्टर हो उसमें 3 लेग्स होते हैं. और यहाँ पर जो आप जो इमेज देख रहे हैं ये इमेज आपका सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का इमेज है. ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया था. ये क्या थे? स्मॉलर थे, मतलब वैक्यूम ट्यूब से छोटे थे, उससे फास्टर थे और चीपर थे, थोड़े सस्ते भी थे. और इन्होंने क्या किया था? कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ज्यादा भरोसेमंद थे. इट यूजेस असेंबली लैंग्वेज फॉर प्रोसेसिंग. इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता था प्रोसेसिंग के लिए. HLL वर डेवलप्ड लाइक कोबोल एंड फोर्ट्रान. और कुछ हाई लेवल लैंग्वेज का भी यूज किया गया था इसमें, जैसे कोबोल और फोर्ट्रान. इसमें मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप्स का यूज किया गया था और डिस्क का भी यूज किया गया था. इसके कुछ एग्जांपल है IBM 1401 और PDP-1. स्टूडेंट्स, PDP-1 बहुत ही फेमस हुआ था उस टाइम में, अपने जमाने में जब ये हुआ करता था कंप्यूटर्स यूज किया जाता था. अब हम समझते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आईसी का यूज होने लगा था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वीएलएसआई टेक्नोलॉजी यूज किया जाता था. वीएलएसआई में क्या होता है? एक जो आईसी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो इमेज में आईसी है, ये आईसी को बनाने के लिए एक सिलिकॉन चिप का यूज किया जाता था. और सिलिकॉन चिप में बहुत ही छोटे छोटे जो ट्रांजिस्टर्स थे उसको इस तरह से रिप्लेस किया जाता था कि आपका 1 स्क्वायर इंच एरिया में 10,000 या उससे ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगाए जा सकते थे. और इस तरह से ये आईसी का यूज किया जाता था. These computers had keyboards, monitors and operating system to run various applications simultaneously. इसके कंप्यूटर्स में क्या होता है? कीबोर्ड का यूज किया जाने लगा था और इसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था. आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है. यहाँ पे आपको ये स्क्रीन दिख रहा है और इसका ये सीपीयू बॉक्स है और यहाँ पर एक कीबोर्ड का भी यूज किया जाता है. कीबोर्ड से उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कैसे काम करना है, नहीं करना है. इट वॉज स्मॉलर एंड चीपर, और फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन की तुलना में काफी छोटा था और सस्ता भी था. इसमें आप देखिए एग्जांपल्स हैं इसके PDP-8, PDP-11, IBM 360, IBM 370. इसमें PDP-11 और IBM 360 बहुत ही फेमस हुए थे अपने टाइम में. नेक्स्ट अब चलते हैं हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. स्टूडेंट्स, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था. और यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हो यही है माइक्रो प्रोसेसर. इसे ही माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं या सीपीयू जैसे बोलते हैं ना. सीपीयू इज द कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. तो सीपीयू जो है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो यही प्रोसेसर जो सर्कल किया है मैंने, यही प्रोसेसर है, इसे ही प्रोसेसर कहते हैं. और ये मदरबोर्ड में लगा होता है कंप्यूटर में, जो कि सारा प्रोसेसिंग का काम करता है. और माइक्रो प्रोसेसर को मेन यूनिट बोलते हैं इस फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की. वीएलएसआई टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज्ड थाउजेंड्स ऑफ आईसीज इन वन चिप. एक छोटा सा चिप में 1000
से भी ज्यादा आईसी उसमें इंस्टॉल किए गए थे। इस तरह से तो माइक्रो प्रोसेसर बना था। इट इज स्मॉल, यू कैन कीप ऑन अ टेबल एंड ऑल्सो नेटवर्क टू शेयर डेटा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये काफी छोटा था, इतना छोटा कि आप इसे एक टेबल पर रख सकते हैं, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर आपने कंप्यूटर लैब में भी देखा है इस तरह का कंप्यूटर। इतना छोटा है कि इसे आप टेबल पे रख सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि आप इसमें डेटा भी शेयर कर सकते हैं। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में यदि कोई डेटा आपको भेजना है तो आप बहुत आसानी से भेज सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज फोर्थ जी कंप्यूटर्स यूज GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम विथ अ माउस। और सबसे बड़ी जो खासियत थी एडवांसमेंट इसमें ये हुई कि इसमें GUI बेस्ड था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज किया गया था। मतलब एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें ग्राफिक्स बने थे, छोटे छोटे इमेजेस बने थे, और उस इमेजेस के सहारे आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो उसको क्लिक करने से क्या होगा। इस तरह से बहुत ही फेमस हुआ जब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आया था। तो अब है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट और एडवांस जनरेशन है, और इसका ही अभी तक यूज कर रहे हैं हम लोग। अल्ट्रा एलएसआई टेक्नोलॉजी, इसमें अल्ट्रा एलएसआई टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। कैन प्रोसेस मैसिव डेटा। मैसिव का मतलब था बहुत ज्यादा मात्रा में डेटा एक साथ आ जाए तो भी उसको वो प्रोसेस कर सकता था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कंप्यूटर या कोई मशीन है, कंप्यूटिंग डिवाइस है, तो वो सोच सकता है, समझ सकता है। द डिवाइस itself decides that it is right or wrong or what the command has been given। इस तरह से वो सोच सकता है। वॉइस एंड फेस रिकॉग्निशन। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, आपने स्मार्टफोन में आप क्या करते हैं, सर्च करते हैं। आपका स्मार्टफोन, आपने कुछ बोला तो सर्च करके कंप्यूटर स्मार्टफोन हमारा बता देता है, या वही चीज लैपटॉप में आप कर सकते हैं। आपका स्मार्टफोन आपका फेस से लॉक और अनलॉक होता है, आपके थंब से भी वो फिंगर स्कैन करके वो लॉक और अनलॉक होता है। ये सभी चीजें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती हैं, और ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का सबसे बड़ा एडवांसमेंट है। और इसमें रोबोटिक कंट्रोल भी हुआ, मतलब रोबोट का भी यूज किया जाने लगा। और रोबोट को भी बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स का टेक्निक का बहुत ज्यादा यूज किया गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि इमेज में एक ये स्मार्टफोन है, और इससे कीबोर्ड, इससे लाइट निकल रही है, वो कीबोर्ड के जैसा काम कर रहा है। हम यहाँ पे टाइप करेंगे और स्मार्टफोन में टाइप होगा। और एक और है, जैसे आप यहाँ नीचे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर एक फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का इमेज है। इस तरह के कंप्यूटर के स्क्रीन और कंप्यूटर्स एयरक्राफ्ट में, फाइटर प्लेन्स में, जंबो जेट में यूज किए जाते हैं, और रिसर्च के लिए भी यूज किए जाते हैं। इस तरह से फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर बहुत ही एडवांस है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थोड़े और समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि कोई मशीन या कोई कंप्यूटर, उसके पास सोचने की, समझने की कैपेसिटी हो, वो सोच सकता है, कुछ डिसीजन ले सकता है। जैसे कि आपका स्मार्टफोन है, उसमें आपने अपने फेस का लॉक लगा रखा है। यदि आपने किसी और ने फेस का लॉक लगाया है, someone else want to open it, वो अपने चेहरा दिखा करके ओपन करना चाहता है, तो वो ओपन नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर या स्मार्टफोन आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो दूसरा पर्सन है। इसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो रोबोट हैं। ये रोबोट, इसने ये ह्यूमन को देखा और आने के बाद उसे इंस्ट्रक्शन मिला कि जस्ट कमांड दिया, मान लो कुछ भी, उस तरह से ये काम कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है ह्यूमन के साथ। और यहाँ पर एक दूसरा रोबोट है जो कि एक छोटा सा पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट एक और है सोफिया द रोबोट। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जाम्पल है जो कि अभी वर्ल्ड में अवेलेबल है, यूएई में है। और ये आप देख सकते हैं, ये रोबोट है पूरी तरह से। इसके आप हैंड्स देखिए, किस तरह से इसके हैंड्स हैं, इसके डिजाइन किए हुए हैं, है ना। ये पूरी तरह से रोबोट है। और स्टूडेंट्स, ये कैसे देखती समझती है, इसका नाम सोफिया रखा गया है। कैसे देखती समझती है, कैसे आपके कमांड सुनती है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पर एक, इसमें बहुत सारे कैमरा और सेंसर्स लगे हुए हैं, जिससे कि वो आगे से सब कुछ रिकॉर्ड करती है कि क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है, कितना बड़ा है ना। और आपने जो भी, जैसे हम लोग फोन में बात करते हैं उस तरह से उसमें माइक भी लगा है, वो आपकी आवाज को सुन सकती है, इंटरप्रेट कर सकती है। यहाँ पर देखिए एक उसकी दूसरी इमेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत सारे लोगों की भीड़ है, और यहाँ पर ये इंटरेक्ट कर रही है, लोगों से बात कर सकती है, जवाब दे सकती है। उसे बहुत ही हाईली डेवलप्ड करके, उसे प्रोग्रामिंग करके ठीक ढंग से बनाया गया है। तो ये रोबोटिक्स है जो कि भी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के टेक्निक पे काम करते हैं। अब हम स्टूडेंट्स ये समझेंगे
क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज की, जब साइज के आधार पे कंप्यूटर्स को कितने तरह से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर, है ना। सेकेंड मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड द थर्ड मिनी कंप्यूटर, एंड फोर्थ माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक रूम से भी बड़ा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर एक अलमीरा के साइज का होता है। और आपका माइक्रो कंप्यूटर ये होता है जो हमारे घर में टेबल पे आ जाए, या लैपटॉप जैसा। इसे अब हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, सुपर कंप्यूटर। They are very large in size. They are used for special purposes. They can handle most complex scientific and statistical applications or program. इसका खासियत सबसे बड़ा क्या है कि काफी बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। मतलब समझ लीजिए हमारे घरों में 4 कमरों के बराबर या उससे भी ज्यादा बड़ा हो सकता है ये सुपर कंप्यूटर। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। और बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक या स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस हो या प्रोग्राम हो तो उसे सॉल्व कर सकता है, रन कर सकता है। जैसे वेदर फोरकास्टिंग के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। रडार का डेटा को ठीक ढंग से समझने के लिए, उसको डिकोड करने के लिए, उसका क्या कैलकुलेशंस आया, वो सब कैलकुलेशंस का सारा काम सुपर कंप्यूटर ही करते हैं। वेरी हाई मेमोरी कैपेसिटी एंड डेटा प्रोसेसिंग इज अल्ट्रा फास्ट। इसमें बहुत ही इसकी हाई मेमोरी कैपेसिटी है। और अल्ट्रा फास्ट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा फास्ट, बहुत ज्यादा फास्ट है उसका प्रोसेसिंग। हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल पैरेलल प्रोसेसिंग। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग होता है। इसका एक एग्जांपल है परम युवा 2। मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब हम समझते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। दीज आर वेरी पावरफुल एंड लार्ज कंप्यूटर्स, दे कैन हैंडल मेनी यूजर्स एट ए टाइम। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और काफी बड़े होते हैं, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें एक साथ बहुत सारे यूजर को हैंडल कर सकते हैं। ये सुपर कंप्यूटर से थोड़े छोटे होते हैं। allows networking of up to 100 terminals। इसमें एक साथ मतलब एक जो मेन फ्रेम कंप्यूटर का पार्ट है उसमें एक साथ 100 लोगों को कनेक्ट कर सकता है। नेटवर्किंग 100 लोग एक साथ काम कर सकते हैं, इस तरह से वो डिजाइन किए हुए रहते हैं। इनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें एक जो अलमारी जैसा दिख रहा है इमेज में, ये एक साथ 100 लोगों को कनेक्ट कर सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे हैं कंप्यूटर्स हमने रख दिए, वो सारे मिल करके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहलाते हैं। Mini computers. They came in 1960. That time mainframe computers are costly. These are obsolete now. स्टूडेंट्स, मिनी कंप्यूटर के बारे में एक बात मैं बता दूं कि ये 1960 में आए थे। उस समय मेन फ्रेम कंप्यूटर काफी महंगे होते थे, इसलिए मिनी कंप्यूटर को लाया गया था। और आज के समय में मिनी कंप्यूटर पूरी तरह से बंद हो गए हैं, इसका कोई भी यूज नहीं करता है। हायर प्रोसेसिंग स्पीड बट स्लोअर देन सुपर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये क्या थे, मेन फ्रेम कंप्यूटर से स्लो थे, काम करने में उतने अच्छे नहीं थे। इनका भी स्पीड हाई था, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही हाई फाई था, लेकिन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से स्लो थे। मोस्टली यूज्ड एज सर्वर्स टू कंट्रोल द नेटवर्क्स। और ज्यादातर ये नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए सर्वर के जैसे काम करते थे। इसके एग्जांपल है पीडीपी 11, वैक्स एटसेट्रा। माइक्रो कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स, ये माइक्रो कंप्यूटर्स है जो कि हम अपने घरों में देखते हैं नॉर्मली, और इसके बारे में आप बहुत कुछ जानते भी होंगे। These computers used a microprocessor chip called CPU, basically लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। जो माइक्रो कंप्यूटर्स के सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप हैं। दे आर पोर्टेबल इन साइज, ये बहुत ही पोर्टेबल होते हैं। इसको आप आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जा सकते हैं या एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इसमें प्राइमरी मेमोरी के लिए रैम का यूज किया जाता था। और ये बहुत ही तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेकेंडरी मेमोरी को सपोर्ट करते थे, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव, डीवीडी या सीडी, और पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव एटसेट्रा। और ये बहुत ही एडवांस कंप्यूटर लैंग्वेज को भी सपोर्ट करते थे, मॉडर्न कंप्यूटर लैंग्वेजेस को, जैसे सी, सी प्लस प्लस, सी शैप, जावा, एसक्यूएल एटसेट्रा, इस तरह से। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो भी लेटेस्ट चल रहे हैं उसका कुछ इमेजेस है यहाँ पर। ये स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन भी एक तरह से कंप्यूटर ही है, इसे मोबाइल कंप्यूटिंग नाम दिया गया है। और ये टैबलेट कंप्यूटिंग है जो कि थोड़ा छोटा होता है लैपटॉप से, इसका स्क्रीन। और इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों ही इसके स्क्रीन में ही रहता है। ये ठीक
हूबहू आपके स्मार्टफोन के जैसा ही होता है, पर थोड़ा उससे अलग होता है इसकी टेक्नोलॉजी। आप यहाँ देख सकते हैं, ये सभी कंप्यूटर्स हैं जो कि अभी लेटेस्ट यूज हो रहे हैं, और ये वर्चुअल रियलिटी के लिए यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम समझेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, लैंग्वेज इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड आइडियाज। कंप्यूटर अंडरस्टैंड इन देयर ओन लैंग्वेजेस, सो वी कैन से कंप्यूटर लैंग्वेज इज नथिंग बट अ लैंग्वेज विच अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं, लैंग्वेज जिस भी भाषा में हम बात करते हैं अपने दोस्तों से या किसी से अपना कोई आइडिया या एक्सप्रेशन शेयर करते हैं, वो लैंग्वेज होता है। तो कंप्यूटर जिस भाषा में अपनी बात समझता है उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं या मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। अ कंप्यूटर लैंग्वेज हेल्प अस input instructions and data to the computer। और लैडी एडा लवलेस को फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कहा जाता है। इन्होंने पहला बार कोई कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग किया गया था, इसलिए फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड लेडी एडा लवलेस को कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इसे आप याद रख लेंगे। कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज एंड फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, सेकेंड जनरेशन को असेंबली लैंग्वेज भी कहते हैं, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेजेस आए थे, और फोर्थ जनरेशन में मॉडर्न लैंग्वेजेस आए थे। ये सभी इस तरह से लैंग्वेजेस आए हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं आगे। First generation languages, that is machine languages. It is also called the actual language of computer, expressed in binary form. It has two digits 0 and 1. ये जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज है, इससे हम ये एक्चुअल कंप्यूटर का लैंग्वेज यही है 0 और 1। ये बाइनरी में होता है, क्योंकि पता है आपको बाइनरी में 2 ही डिजिट होते हैं। It is also called machine language. This language is machine dependent. Program written on a computer may or may not run on another computer. Students, इसमें क्या होता है, यदि हमने एक कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम रन किया बनाया है, तो इस कंप्यूटर में रन कर रहा प्रोग्राम तो कोई जरूरी नहीं कि वो दूसरे कंप्यूटर में भी रन ही कर जाए या वहां पे भी चले। ओनली लैंग्वेज विच इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, ये एक ऐसा लैंग्वेज था जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली समझता था। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन ऑफ लैंग्वेज यानी असेंबली लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज यूज मेनोमिक कोड्स और सिंबल्स इन प्लेस ऑफ 0 एंड 1। स्टूडेंट्स, इसमें किया गया था मेनोमिक कोड्स का और सिंबल्स का यूज किया गया था 0 और 1 की जगह पे। इट इज ऑल्सो मशीन डिपेंडेंट, ये लैंग्वेज भी मशीन डिपेंडेंट है, मतलब एक मशीन में काम कर रहा है तो दूसरे में करे कोई जरूरी नहीं, या जिस मशीन के लिए बनाया गया है उसी में काम करेगा। असेंबली लैंग्वेज हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ मशीन लैंग्वेज बाय असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें असेंबलर का यूज करना पड़ता था। थर्ड जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस। अ हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस इजीली। एक जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो हम आसानी से समझ सकते हैं। इसमें इंग्लिश के वर्ड्स का यूज किया गया था और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का भी यूज किया गया था। इट इज मशीन इंडिपेंडेंट, इसकी खासियत क्या थी कि यह मशीन इंडिपेंडेंट था, मतलब हमने इसे एक कंप्यूटर में बनाया तो ये दूसरे किसी भी कंप्यूटर में इजिली रन कर सकता था। हाई लेवल लैंग्वेज हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम, और ट्रांसलेटर प्रोग्राम के द्वारा हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते थे। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यानी मॉडर्न लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्लोजर टू इंग्लिश लैंग्वेज फॉर्मेशन। ये लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरह का था जो कि हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के जैसा ही था, मतलब हम इसे आसानी से समझ सकते थे। इट इज ऑल्सो मशीन इंडिपेंडेंट, ये लैंग्वेज भी मशीन इंडिपेंडेंट था, यानी कि मतलब हमने एक कंप्यूटर में बनाया है इसे एक कंप्यूटर, तो वो किसी भी और दूसरे तीसरे कंप्यूटर में वो अच्छी तरह से रन कर सकता है। मिनिमल यूजर स्किल रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रिजल्ट्स। इसके प्रोग्रामिंग इस तरह से डिजाइन किए गए थे कि यदि किसी को बहुत कम भी स्किल है कंप्यूटर का तो वो इसको यूज कर सकता है और अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकता है। इट हैज एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल, और इसमें क्या है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है, यानी कि हम अपनी जरूरत के अनुसार अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव कर सकते हैं और अपने लिए कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब इसमें समझते हैं व्हाट इज ए प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? A program is a set of instructions arranged in a logical sequence which tells the computer what to do.
स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं कि कंप्यूटर का प्रोग्राम क्या है। तो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि एक लॉजिकली अरेंज किया गया है एक सीक्वेंस में, जिससे कि कंप्यूटर को ये पता चलता है कि उसे क्या करना है। As we know that computer only understands machine language, so the programs written in one another language like HLL needs a translator to be converted into machine language। इसलिए जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी में लिखा गया हो तो उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है। असेंबलर स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं कि असेंबलर क्या होता है। एन असेंबलर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसे हम असेंबलर कहते हैं। Compiler. It is a translator program to convert a high-level language program into machine language. तो कंपाइलर क्या करता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। इट ट्रांसलेट्स द होल प्रोग्राम एट वंस। और क्या करता है स्टूडेंट्स, ये पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है। एंड जनरेट्स अ लिस्ट ऑफ एरर्स। कन्वर्ट करने के बाद यदि कोई एरर आया तो उसे भी बताता है, और यदि एरर नहीं आया तो फिर जो कन्वर्ट करने के बाद जो ऑब्जेक्ट कोड है प्रोग्राम का उसे वो दिखा देता है। इट्स द एग्जीक्यूशन इज वेरी फास्ट, और इसका एग्जीक्यूशन बहुत ही फास्ट होता है। कंपाइलर का यही सबसे मुख्य गुण है। इंटरप्रेटर स्टूडेंट्स अब हम जानेंगे इंटरप्रेटर क्या होते हैं। It translates a high-level program into machine language, one line at a time. Program ends when an error is encountered. ये क्या करते हैं, एक हाई लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं लाइन बाय लाइन, और जैसे ही कोई प्रॉब्लम आता है, कोई एरर आता है, तो ये वापस स्टार्टिंग में चले जाते हैं, यानी उसको स्टॉप कर देते हैं। इंटरप्रेटर प्रोग्राम्स आर प्रीफर्ड फॉर बिगिनर्स, दे आर स्लो इन एग्जीक्यूशन। और इंटरप्रेटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही प्रीफर्ड किए जाते हैं, इनका एग्जीक्यूशन स्लो होता है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, आपको याद रखना है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है लाइन बाय लाइन, और कोई एरर आने पे ये वापस चला जाता है, उसको एंड कर देता है, और इसका एग्जीक्यूशन स्लो होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।